नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं कंटिन्यूअसली और ऐसे में आपको ज़रूरत है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएं उन सही प्रश्नों को जितना ज़्यादा हो सके उन चीज़ों को एनालाइज करें और कोशिश करें कि आगे ऐसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको आप सही ढंग से कर सकें। इस श्रेणी में आज हम लेकर के आए हैं 18 अगस्त की सभी शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 सभी शिफ्टों के पेपर्स यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन सुन के, और उन पेपर्स को हम एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है हमें, और सभी प्रश्न वही होंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सभी के सभी ऑथेंटिक और 100% रियल हैं। आपने अगर पेपर दिया होगा 18 अगस्त के किसी शिफ्ट में तो डेफिनेटली आपके प्रश्न यहाँ पे शामिल होने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में करेंगे, इसलिए क्योंकि तीनों शिफ्ट के प्रश्न यहाँ पे लेकर के आया हूँ तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो वीडियो भले ही लंबी हो लेकिन जो भी प्रश्न है काफ़ी ऑथेंटिक है, तो आपके फ़ायदे के लिए है। एक ही वीडियो में सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली आप अंत तक बने रहिएगा और पूरा पेपर आप ज़रूर यहाँ पे देखिएगा। इसके अलावा वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी आप इसको कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली जो भी शिफ्ट होंगी उन सभी शिफ्ट के पेपर्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए डिस्कशन करते हैं पेपर आज के। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आज के सबसे पहले 18 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में। देखिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो थोड़े से इस तरीके से पूछे जा रहे हैं कि आप जो है उन्हें पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न पूछने जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आपको उन्हें सोचना में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ऐसे में प्रश्नों को करने से पहले आप थोड़ा उनके ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ेंगे तो आप आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहला जो प्रश्न है वो पूछा गया था अनुच्छेद को लेकर के। अनुच्छेद 51A किसकी व्याख्या करता है? तो हमारे जो संविधान है उसमें 51A जो है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, इसमें पूछा गया है इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था? तो देखिए, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो हजरत मोहम्मद थे। ठीक है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि भारत निर्माण कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? भारत निर्माण यानी देखो, पंचवर्षीय योजना से प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो भी पंचवर्षीय योजना है उनमें कौन कौन से कार्य किए गए थे उन कार्यों के बारे में आप जरूर करें। जैसे अगर हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसमें कृषि से संबंधित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय में उद्योग निर्माण संबंधित थी। ऐसे सभी योजनाओं की अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिए थे 5वीं, चौथी, 7वीं और 8वीं। ठीक है। तो 7वीं और 8वीं जो पंचवर्षीय योजना होती है इसमें यहाँ पर सतत विकास के लक्ष्य की चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो मेरे ख्याल से इसमें जो ऑप्शन 8 है, मतलब 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है, वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल दर्पण के फोकस पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि वस्तु अगर किसी अवतल दर्पण के फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये आपको करना था। तो देखिए, अवतल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। तो अगर आपने चैप्टर जो क्लास 10th की बुक्स साइंस के पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादातर जो साइंस के प्रश्न हैं वो कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी बुक से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए अगर आपके आगे पेपर आने वाला है तो क्लास 10th के जो एनसीईआरटी बुक है उनके उस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, तो वहाँ से आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपको करने में। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें अवतल दर्पण में फोकस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा, तथा इसकी जो स्थिति होगी वो अनंत पर होगी। मैं बता दूं कि इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी जाकर आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि पंकज आडवाणी 2022 में बिलियर्ड्स में किसे हराकर अवार्ड जीते थे? तो देखिए, पंकज आडवाणी जो है वो ध्रुव सितवाला को हरा करके यहाँ पर 2022 में बिलियर्ड्स में उन्होंने अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है वन विकास रिपोर्ट में भारत की क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग से भी यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो तीसरी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोई प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपवर्तन कोण 45 डिग्री है, मीडियन में जाने के बाद 30 डिग्री पर मुड़ जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पूछा गया प्रश्न है कि अगर कोई प्रकाश है, अपवर्तन कोण उसका 45 डिग्री है, तो मीडियम में ट्रांसफ़र होने के बाद उसका 30 डिग्री पर मुड़ जाती है, तो उसका क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए ये फार्मूला के बेस पर, फार्मूला के ऊपर भी कई सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए फार्मूला भी याद करके जाइए। तो इसके लिए फार्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2। तो इस तरीके से अगर n1 अपॉन n2 लिखा जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन थीटा 2 अपॉन साइन थीटा 1। साइन थीटा 1 की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री, साइन थीटा 2 की जो वैल्यू है 30 डिग्री और थीटा 1 की 45 डिग्री। इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2√2 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आगे भी इस प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पूछा गया है एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए जो भी कई बार अभी जो पेपर हुए 17 अगस्त को और उसके आज के पेपर में जो भी शिफ्ट हुए, इन सभी शिफ्टों में जो पूछे जा रहे हैं वो प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल में पूछे जा रहे हैं, है ना। जैसे कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं, फैराडे लॉ पढ़ते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनके कार्य सिद्धांत प्रणाली को लेकर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, कार्य सिद्धांत प्रणाली है, उनके ऊपर एक अलग सा सभी टॉपिक के ऊपर कौन से जो साइंटिस्ट है उसके द्वारा जो रूल दिए गए हैं वो किस मशीन पर कार्य करता है और कौन सी मशीन उसके अकॉर्डिंग कार्य करती है, इन सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो नेक्स्ट में ज़रूर वो वीडियो आएगा, तो इसलिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो वीडियो आए तो आप उसे देख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एसी जनरेटर जो है वो फैराडे लॉ के ऊपर कार्य करता है ना, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन जो था वो 1992 में किया गया था और ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अकॉर्डिंग हमारे जो संविधान का भाग है उसमें भाग 11, ठीक है, जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा गया है इनमें से अजैविक घटक कौन है, ठीक है। इसमें से अजैविक घटक कौन सा है ये पूछा गया था। तो देखिए सॉइल यानी कि मृदा जो होती है वो अजैविक, इसमें जैविक और अजैविक क्या होता है वो आप समझ लीजिए कि जैविक जो भी जीवित प्राणी हैं धरती पर उन सभी को जैविक घटक बोलेंगे, और जो निर्जीव प्राणी होते हैं जैसे पत्थर, सॉइल, मिट्टी, है ना, इन्हें हम बोलते हैं अजैविक घटक। आगे जो प्रश्न पूछा गया है पोंगल का त्यौहार किस भगवान के ऊपर मनाया जाता है ना। पोंगल का त्यौहार संबंधित कौन से देवता हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पोंगल का जो त्यौहार है वो सूर्य देवता से संबंधित है। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा जा रहा है अगर किसी रेजिस्टेंस की लेंथ को 3 गुना कर दिया जाए और एरिया को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, है ना। तो देखिए प्रतिरोध इसमें पूछा गया है कि क्या होगा जब उसकी लेंथ को बढ़ाया जाता है और उसके एरिया को कम कर दिया जाता है, तो 2 गुना कर दिया जाता है। तो देखिए रेजिस्टेंस का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर आप ध्यान दीजिए कि रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेंथ को किया जा रहा है 3 गुना, तो लेंथ को हम 3 गुना कर देंगे और एरिया को 2 गुना कर दिया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें जो डिफरेंस आएगा वो किसका आएगा। देखो रो तो जो होगा वो कांस्टेंट होगा, एरिया 3 गुना और बटे में एरिया जो है वो 2 गुना और लेंथ 3 गुना हो गई है। ऐसे में इस पर जो डिफरेंस आएगा सिर्फ 3/2 का आएगा और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वो रेजिस्टेंस से पूछा। देखिए रेजिस्टेंस से काफ़ी सारे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर बनने वाले जो प्रश्न होंगे आप ज़रूर उन्हें करके जाइएगा कि जो रजिस्टर्स होते हैं उन्हें हम 2 तरीके से जोड़ते हैं। एक तो होता है समानांतर श्रेणी में जो कि पैरेलल होते हैं, और दूसरा होता है सीरीज में जो एक के बाद कंटिन्यूसली जोड़े जाते हैं। तो सीरीज में जब होते हैं तो उन्हें हम कंटिन्यूसली, जैसे यहाँ पे मान लें अगर कि ये सभी सीरीज में होते तो 6 + 3 + 3 जोड़ देते तो ये कुल 12 यानी कि कुल 12 ओम आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें
यहाँ पे देखना होगा कि ये जो त्रिभुज जब आकार बन जाती है तो इसमें ये जो साथ वाले होते हैं ये तो सीरीज में जुड़ते हैं, लेकिन जो नीचे वाला होता है वो समांतर श्रेणी में जुड़ता है। तो सीरीज में ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 + 3 बराबर 9 ओम यहाँ पे हो जाएगा। वहीं 9 ओम के साथ में ये जो 3 होगा ये समांतर श्रेणी में जुड़ेगा। ऐसे में समांतर श्रेणी का जो फॉर्मूला होता है 1/r = 1/9 + 1/3 हो जाएगा और ये 4/9 ओम आएगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस = यानी कि प्रतिरोध = इसको उल्टा करने से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9/4 ओम। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पूछा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में किसकी सक्रियता अधिक होती है। तो देखिए केमिस्ट्री से ये प्रश्न पूछा गया है जो कि तत्वों की सक्रियता के आधार पर है। तो सक्रियता की अगर श्रेणी में देखा जाए तो सबसे ऊपर जो होता है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और इस तरीके से ये नीचे तरीके से जाता है। ठीक है, नीचे की बात करें तो हाइड्रोजन के बाद अगर आप देखें तो सबसे नीचे जाने पर गोल्ड जो होता है वो सबसे कम सक्रिय धातु माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 16, यहाँ पूछा गया है डॉबरनियर से प्रश्न पूछा गया है। देखिए डॉबरनियर के ट्रैड से पूछा गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों या प्रश्न डे में आपसे जो है वो मेंडलीव से प्रश्न पूछ दे, है ना, रदरफोर्ड से प्रश्न पूछ दे। तो कहीं ना कहीं ये जो साइंटिस्ट ने जो खोज किए हैं और अपने द्वारा जो नियम्स दिए गए हैं इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इन साइंटिस्ट जो भी इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो डॉबरनियर हो, रदरफोर्ड हो, मेंडलीव हो, है ना, इन सबके जो दिए गए नियम्स है केमिस्ट्री में उन्हें जरूर आप पढ़ करके जाएं। तो डॉबर नियम के ट्रायड्स नियम के बारे में पूछा गया है। उनके द्वारा दिया गया जो नियम था वो किस पर आधारित था, तो मास नंबर यानी एटॉमिक मास पे निर्भर था। वहीं डॉबरनियर से एक और प्रश्न पूछा गया था कि डॉबरनियर ट्रायड्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो कुछ कथन दिए गए थे जिनके बारे में पूछे गए थे कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें पूछा गया है स्पाइनल कोड को लेकर। देखिए फिगर दे करके भी प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो बायोलॉजी में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फिगर बना दे रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अंग है। तो इसमें मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड के बारे में पूछा था। तो देखिए स्पाइनल कोड अगर ये ब्रेन मान ले तो ब्रेन में देखो ये हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और ये हिंड ब्रेन होता है ना। इसके अलावा ये जो नीचे आप देख रहे हो ये होता है मेरुरज्जु। ठीक है, स्पाइनल कोड जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए मैंग्रोव वन जो है वो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। ये मैंग्रोव वन जो होते हैं नदियों के मुहाने पर पाए जाते हैं जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उन्हें हम सुंदरी के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बोला जाता है जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, है ना। तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है पौधे श्वसन की प्रक्रिया कब करते हैं। तो देखिए पौधे अगर श्वसन की बात करें तो मोस्टली देखा जाए तो दिन के समय में वो तो अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। लेकिन पौधे भी श्वसन की क्रिया में आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसे में ये प्रक्रिया ये मोस्टली रात में ही करते हैं, इसीलिए आपने सुना होगा कि रात में पौधों के पास सोने के लिए वर्जित किया जाता है। चलिए आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पूछा गया है केमिकल रिएक्शन से पूछा गया था प्रश्न CaOCl2। देखिए केमिकल रिएक्शन से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से एक तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि आपको बैलेंस करने के लिए दे दिया जा रहा है। ठीक है, बैलेंस करने के लिए तो आप बैलेंस करिए। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि दो समीकरण दे रहे हैं, जैसे कि मान लो Na दे दिया गया और +Cl दिया गया, तो ये मिलकर के क्या बन जाएंगे। और या फिर ऐसे पूछा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर के अगर NaCl बन रहे हैं तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो इस तरह से प्रश्न केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ये भी क्लास 10th के सिलेबस का क्वेश्चन है, तो मोस्टली जो है क्लास 10th के सिलेबस का ही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्लास 10th के जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें ज़रूर पढ़ करके जाइए। अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक अश्व शक्ति के बराबर कितना होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए 746 वाट होता है। 24 नंबर प्रश्न है भारत में अभी तक कुल कितनी भाषाएं हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आगे जो प्रश्न है 25 नंबर, यहाँ पूछा गया 1950 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के साथ में कितने न्यायाधीश थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए अभी के टाइम पे अगर देखा जाए
तो अभी के टाइम पे कुल जो न्यायाधीश की संख्या है सुप्रीम कोर्ट में वो है मेरे ख्याल से 34 + 1 35 है शायद, ठीक है। लेकिन 1950 में कितनी थी, आप इसे ज़रूर करेक्ट करके कमेंट में बताइएगा कि कितनी थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26, पेटीएम का नया मैसेंजर ऐप का नाम पूछा गया था, है ना। तो देखिए पेटीएम के नए मैसेंजर का नाम क्या है, इनबॉक्स है। चलिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे 27 नंबर, मैच द फॉलोइंग, मैच करने के लिए आया था इस तरीके से, मिथाइल ऑरेंज, लौंग या प्याज या लाल पत्ता गोभी ऐसे दिया गया था, और इनको बताना था कि अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं, या फिर अम्ल में ये किस तरीके से अपने रंग को बदलते हैं। जैसे लौंग को और प्याज को बोलते हैं, तो देखिए लौंग और प्याज जो होते हैं वो एक तरीके से ओला फैक्ट्री बोलते हैं इनको, ओला फैक्ट्री वो होते हैं जिनमें एसिड या फिर बेस मिलाने से उनके अंदर से जो आने वाली गंध होती है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे प्याज में अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालें NaOH को, तो इसमें से गंध आना बंद हो जाएगा। वहीं लौंग में भी अगर आप बेस को डालते हैं तो इसमें गंध आना बंद हो जाएगा। इसका मतलब बेस डालने से प्याज क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। इसका मतलब ये इसकी जो फीचर होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिए गए थे मिलाने के लिए, वो आपको देखना होगा आपको कैसा प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इससे पूछा गया है फ्लोएम से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अगर देखिए फ्लोएम के कार्यों की बात करें तो फ्लोएम जो होता है पौधों में उनके द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को उनके अंगों में पहुंचाने का काम करता है। पत्तियों में बने हुए खाने को फ्लोएम जो होता है वो बाकी के दूसरे पार्ट्स उनके ब्रांचेज में और तना के साथ साथ जड़ों में पहुंचाने का काम करता है। वहीं अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम जो होता है वो पौधों में जल, जो जड़ों के द्वारा जल जो अवशोषित किया जाता है उसे पत्तियों तक ले जाने का कार्य करता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी थी। आगे जो प्रश्न पूछा गया है 29 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा गया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र का गुण नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ पूछा गया था यहाँ पे कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का गुण नहीं है। तो पहला पूछा गया, दिया गया था ऑप्शन कि एक दूसरे को नहीं काटती है ना, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को नहीं काटते, तो बात सही है। देखिए अगर ऐसा चुंबक होता है, यहाँ मान लीजिए नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो यहाँ से निकलने वाली जो धारा होती है वो हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। और उसके बाद बाहर इसके उल्टा जाती है, मतलब इसमें ऐसे जाएगी तो इसमें इस तरीके से आएगी, फिर यहाँ पे इस तरीके से जाएगी। लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी आपस में नहीं काटती हैं, ये आपको बातें ध्यान में रखनी होगी। तो ये तो सही है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बी नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया गया कि सेंटर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल इधर है तो बीच में बोला गया कि सबसे ज़्यादा फील्ड होता है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है U20 यानी अंडर-20 विश्व कप लंबी कूद में चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। तो देखिए चैंपियनशिप अंडर-20 की बात करें तो यहाँ पे सैली सिंह हैं जिन्होंने इस खिताब को जीत लिया है। अगला प्रश्न है 31 नंबर, इसमें पूछा गया है भारत ने किसके साथ 30 मीटर 30वीं वर्षगांठ मनाई है। तो देखिए भारत और इजराइल के संबंधों की बात करें तो 30 साल पूरे हो चुके हैं और इसलिए इसने 30 वर्ष की गांठ मनाई गई है। देखिए करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर में ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो 2022 के ही पूछे जा रहे हैं, 2021 से ही पूछे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अभी भी आपके पास टाइम है, तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है, आप पिछले 6 महीने के जो करंट अफेयर है आप उसको पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरा वीडियो जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने पिछले 6 महीने के जो भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हो सकते हैं वो मैंने बना रखा है, ठीक है। तो आप 2022 के करंट अफेयर पढ़ के जाइए, डेफिनेटली वहाँ से मिलेगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो पूछा गया है, लेंस समान आकृति की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु कहाँ रखना होगा, है ना। तो कोई भी लेंस हो उसमें समान आकृति का प्रतिबिंब, कोई भी लेंस नहीं कर सकते। ज़्यादातर अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो देखिए लेंस में समान आकृति की प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है, अगर उत्तल लेंस है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका वस्तु होना चाहिए वो 2f पे रखी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो समान आकार की प्रतिबिंब जो होगा बना करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जितने प्रश्न थे वो यहाँ पर मैंने आपको जितने हमें मिल सके थे वो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब देखिए अगर कुछ मैथ वगैरह की बात करें तो देखिए मैथ में किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे वो भी आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो देखिए मैथ में अगर बात करें तो शिफ्ट 1 में, मैं शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर सिस्टम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग।
वहीं एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो लगभग एक प्रश्न पूछा गया था। बोडामास में आप देखिए 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे बोडामास से और सिंप्लीफिकेशन से। वहीं अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, समय और कार्य की, तो एक प्रश्न यहाँ से, प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे, स्पीड टाइम और डिस्टेंस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। आयु संबंधित जो प्रश्न थे वहाँ से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा डीआई से 3 प्रश्न पूछे गए थे, है ना। मीन और मीडियन से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। एवरेज से यहाँ पर 1 प्रश्न पूछा गया है। रेशियो से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। परसेंटेज से 1 प्रश्न पूछा गया है। मेंसुरेशन से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक को लगभग टच किया गया है और हर टॉपिक से 1-2 और ऐसे करके किसी किसी टॉपिक से 3-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए अगर हम जीके जीएस की बात करें तो लेवल जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो मॉडरेट आप कह सकते हो, ठीक है। ऐसा इसलिए, देखो प्रश्न बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट उसको इस तरीके से पूछा जा रहा है कि उसे डिफिकल्ट बनाया जा रहा है और ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए जा रहे हैं कि आपको उन्हें काफ़ी सोचना पड़ेगा। वैसे ही मैथ की बात करें तो मैथ जो है काफ़ी आसान पूछा जा रहा है। मैथ आप इजीली कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी आपने कर रखी है तो मैथ में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। वहीं रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में भी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर एक टॉपिक को लगभग थोड़ा बहुत टच किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सबसे अलग जो बच्चे बता रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के कि काफ़ी अलग तरीके से प्रश्न पूछे, काफ़ी लैंग्वेज जो है वो बढ़ा दिया जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो देखिए कथन और निष्कर्ष में यहाँ पे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। सिलोजिज्म से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में 4 प्रश्न पूछे गए थे। सिटिंग अरेंजमेंट में राउंड टेबल पे हो सकता है या स्क्वायर टेबल पे हो सकता है, कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे बन के आ रहे हैं। पजल की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग में 3 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीरीज में बात करें तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन से बात करें तो 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे यहाँ पर। आगे अगर बात करें तो आगे आप देख सकते हो कैलेंडर से भी 1 प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पाया, 1 प्रश्न पूछा गया था नहीं पूछा गया था, बट किसी किसी ने बोला कि 1 प्रश्न पूछा गया था। वहीं डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे कि 2 मीटर उत्तर की सड़क चढ़ा, फिर दाहिने मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा और इस तरीके से कहाँ पे पहुंचा, इस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे डायरेक्शन से। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो शिफ्ट 1 के इतने सारे प्रश्न पूछे गए थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये सारे शिफ्ट 1 के प्रश्न थे। अब हम देखने वाले हैं शिफ्ट 2 के प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक बने हुए चैनल पे तो ज़रूर आप लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे मेहनत के बाद क्वेश्चन कलेक्ट हो सकते हैं और आप भी आगे आने वाले शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो आप भी अपने प्रश्नों को मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं चीज़ों को एनालाइज कर सकूं और आपको भी सही आंसर यहाँ पे बता सकूं। इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे आप जाकर ज्वाइन करिए और वहाँ पे अपने मैसेज जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप शेयर करिए और भी कुछ डाउट है आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में, किसी प्रश्न के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे 18 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के पेपर की। तो देखिए सेकेंड शिफ्ट में भी पेपर कुछ उस तरीके से ही पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा सा मॉडरेट पेपर था और सेकेंड शिफ्ट में देखा जाए तो उसे थोड़ा सा आप इजी बोल सकते हो, बट यहाँ भी पेपर काफ़ी इजी नहीं कह सकते क्योंकि प्रश्न जो इस तरीके से पूछे गए हैं जिनमें थोड़ा सा जो ऑप्शंस हैं वो अलग तरीके से लैंग्वेज बेस्ड ऑप्शंस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो उन्हें आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए यहाँ पर पूछा गया था पहला प्रश्न, हैदराबाद लिबर्टी फेस्टिवल में कौन सा देश चीफ गेस्ट था, है ना। तो हैदराबाद में लिबर्टी फेस्टिवल हुआ था, इसमें चीफ गेस्ट कौन सा देश था, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे यूके, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो यूके है, यही हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर देश कौन सा रहा है। तो देखिए 2022 में खीरे का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर देश कौन है, तो इंडिया रहा है। अगला प्रश्न है 75 सो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का किस राज्य में जीता है। तो देखिए संतोष ट्रॉफी जो होता है वो फुटबॉल में ही होता है और फुटबॉल की ये जो ट्रॉफी है वो काफ़ी लोकप्रिय है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि संतोष ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो केरल राज्य है उसने संतोष ट्रॉफी को यहाँ पे जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य में 2022 तक पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था नहीं है, है ना। तो अभी तक पंचवर्षीय राज्य व्यवस्था जो है वो नहीं रह पाई है, वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड ऐसे ऑप्शन थे, तो यहाँ पे नागालैंड जो है वो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
आगे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किसने बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जीता है। तो देखिए बर्मिंघम में सिल्वर मेडल जो है वो पीवी सिंधु जीती हैं और इन्होंने अब वहाँ पर सिल्वर मेडल से यहाँ पर जीता था। ठीक है, चलिए आगे देखते। देखिए कॉमनवेल्थ गेम से अभी कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया, इसलिए मेरे ख्याल से जो अभी कॉमनवेल्थ लेटेस्ट में हुए थे, अभी 8 अगस्त को ख़त्म हुआ था, इतना लेटेस्ट नहीं पूछा गया। कॉमनवेल्थ गेम आप ना भी पढ़ के जाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स जो कि गर्भ निरोधक गोली होती है, इसका क्या काम होता है, ये पूछा गया है ना। तो ये गर्भ निरोधक गोलियों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पाइल्स होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, ये जो होती है इसका कार्य जो होता है वो एवोल्यूशन को स्टॉप करता है और फर्टिलाइजेशन को भी स्टॉप करता है। मतलब जो अंडाणु बनते हैं और जो निषेचन होता है उन प्रक्रियाओं को ये खत्म करने का कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। देखिए राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा सती प्रथा को खत्म करने से संबंधित सती प्रथा को मतलब खत्म करने का जो मूवमेंट था इन्होंने ही चलाया था और इससे भी संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे जो प्रश्न पूछा गया 2n = 18 है, तो इसमें ऑटोसोम्स कितने होंगे, ये एक प्रश्न पूछा गया था जो साइंस का ही प्रश्न है और इसका आंसर एग्जैक्टली मुझे नहीं आ रहा है, बट आप अगर आते हैं तो आप डेफिनेटली आप इसको कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केटोन फैमिली का पहला और दूसरा कंपाउंड क्या है। तो केटोन फैमिली की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे केटोन फैमिली जो होती है वो प्रोपेन से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन ये दोनों ही हो जाएंगे केटोन फैमिली से संबंधित। इसके अलावा वहाँ पर मेथनॉन, एथनॉन इस तरह के सभी प्रश्न दिए गए थे, ब्यूटेनॉन और हेप्टेनॉन इस तरीके से भी दिए गए थे। तो देखिए केटोन फैमिली जो होती है वो प्रोपेनॉन से स्टार्ट होती है और इसका जो फॉर्मूला होता है CH3COCH3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कौन सा एक जैसा प्रॉपर्टी वाला है। तो एक जैसा प्रॉपर्टी वाला आपको पहचानना था और इस तरीके से ऑप्शन दिए गए थे। तो देखिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। 3 तरह के फार्मूले थे, एक होता है CnH2n, ठीक है, एक होता है CnH2n+2 और एक होता है CnH2n-2। ठीक है, तो इससे संबंधित होता है। तो यहाँ पर इसी में से आपको फार्मूला पर बना करके देखना था। तो देखिए यहाँ पर अगर देखें तो C3H8 आ रहा है, अगर इसमें देखें तो C3 यहाँ पे रखें 3 दूना के 6 और 2 8, तो इस पर बैठ रहा है। ये देखें तो 5 और 5 दूना के 10 2 12 ये भी आ रहा है, 4 दूना के 8 और 2 10 ये भी आ रहा है और 6 दूना के 12 और 2 14, यानी कि ये जो है ये सभी के सभी CnH2n+2 वाले फार्मूले पे आ रहे हैं। वहीं अगर यहाँ पे देखा तो CC के CC ये बराबर है, ये भी बराबर है, बट ये वाला डिफरेंट है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो गलत हो जाएगा और ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पे पूछे गए थे। साइंस से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, काफ़ी मतलब डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, आप ये कह सकते हो। अगर आपने साइंस के 1 लाइनर प्रश्न पढ़ के गए हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कत हो सकती है। इसलिए साइंस के जो प्रश्न हैं थोड़े से डीपली आपको पढ़ के जाने होंगे, है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें पूछा गया था इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है, नाम से आप पता कर सकते हो। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन होना, मतलब दो तत्व होंगे एक साथ मिल करके कंबाइन होकर के एक बना रहे होंगे, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक तत्व जो होता है वो डिकम्पोज होकर के 2 अलग अलग तत्वों में विभाजित हो जाता है, उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जो एक तत्व दूसरे तत्व को रिमूव करता है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ए और बी हैं, 2 अलग अलग तत्व हैं, मिल करके एक बन रहे हैं सी, तो यही क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, यानी कि ए और बी कंबाइन होकर के सी बना लिए हैं, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर अगर आप देखें तो ए बी प्लस सी डी मिलकर ए सी प्लस बी डी बन रहे हैं, यानी कि यहाँ का जो ए है यहाँ के सी के साथ मिल गया और यहाँ का जो बी है यहाँ के डी के साथ मिल गया। तो ऐसे में आप देखेंगे क्या कि ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ए वाला सी के साथ और बी वाला डी के साथ, तो ये क्या हो रहा है डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं, और क्योंकि 2 तत्व डिस्प्लेस हो रहे हैं इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। वही अगर हम सी की बात करें तो सी में आप देख सकते हो कि सी में यहाँ पर ए बी है और प्लस सी है, तो ए जो है सी के साथ मिल गया और बी जो है वो बाहर हो गया, तो एक ही तत्व का यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाएगा। वहीं डी में देखें तो ए बी जो है वो टूट करके ए और बी में विभाजित हो गया है, यानी कि क्या हो गया डीकम्पोज हो गया, तो इस तरीके के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन ए है करेक्ट हो जाएगा। आगे आने वाले शिफ्टों में ये आपको हेल्प जरूर करेगा, जो मैंने अभी बताया उसको आप ध्यान से समझिए, और अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हो।
और चीज़ों को समझ सकते हो, ताकि आगे वाले पेपर में जो है आपको इस तरह की दिक्कत ना हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके H2O बनाना है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? देखिए मैंने बताया अभी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हाइड्रोजन यहाँ पे होगा प्लस ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन मिल करके H2O बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि मेंडलीफ, देखिए अभी क्या था, मैंने बोला था ना शिफ्ट 1 में जो पेपर था उसमें पूछा गया था डॉबरनियर से, और शिफ्ट 2 में 18 अगस्त के शिफ्ट 2 में पेपर पूछा गया है मेंडलीफ को लेकर के। तो कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल से संबंधित जो भी अपने साइंटिस्ट रहे हैं उनसे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप इन्हें जरूर पढ़ के जाया करिए। देखिए मेंडलीफ के बारे में पूछा गया कि मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो देखिए ये इनका वर्गीकरण जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, यानी कि एटॉमिक मास के आधार पर किया गया है। आगे प्रश्न जो पूछा गया है कास्टिक सोडा से लेकर के, कास्टिक सोडा कहाँ यूज नहीं होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, डिटर्जेंट एंड फैब्रिक इंडक्शन। तो देखिए यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया में कास्टिक सोडा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट किसका केमिकली नाम है? तो देखिए ये जो CaSO4 × 2H2O जो होता है वो जिप्सम का नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जिप्सम से ही बनता है क्या, आपने देखा होगा POP, यानी कि पेरिस ऑफ प्लास्टर जिसे हम कहते हैं। अब इसी का फार्मूला पेरिस ऑफ प्लास्टर अगर यहाँ से पूछा जा सकता है आपको, तो कुछ नहीं, यहाँ पर CaSO4 होगा और यहाँ पर 10H2O हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है डेकाहाइड्रेट, तो इस नाम को भी आपको याद रखना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, इससे पूछा गया अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, किस में होता है? फोकल लेंथ पॉजिटिव किस लेंस में होता है या किस मिरर में होता है? तो देखिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, यानी कि देखिए अगर लेंस के और मिरर के जो सिंपल सा नियम ये है कि अगर आपने ये वाला लाइन देखा हुआ जिसे हम सैचुरेशन प्लेन करते हैं, यहाँ पे ये 0 होता है, ये होता है y और ये होता है y डैश, यहाँ पे होता है x और यहाँ पे x डैश होता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि मिरर यहाँ पे है, तो मिरर के अगर दाहिने साइड में कोई चीज़ है, फोकस है, तो वो पॉजिटिव होगा, और मिरर के बाएं साइड में है तो नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर किस में होता है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दिया गया है, इसमें नहीं होता है, और कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर इसमें भी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में जो होता है वो फोकस जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, इसका फार्मूला देखिए, डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में। तो देखिए लेंस और मिरर में सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि लेंस में जो होता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला V/U होता है, वहीं अगर हम मिरर यानी कि दर्पण की बात करें तो -V/U होता है। तो लेंस में पूछा गया है, तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्टों में और आगे आने वाले जो डेज हैं उनमें प्रश्न दर्पण से पूछ सकता है, तो वहाँ पर आपको -V/U लगाना होगा। ठीक है, आगे जो देखिए मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। इसमें बोला गया है कि किस मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया गया है ना, और उसका मटेरियल को 4 बराबर भागों में काटा गया है। तो अब एक भाग का रेजिस्टिविटी क्या होगा? तो ये ऑप्शन दिए गए थे, आप देखिए रेजिस्टिविटी की बात करिए। देखिए रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई वस्तु है, ये कोई धातु है, इसको अगर 4 बराबर भागों में बांटा गया है, तो पूछा जा रहा है कि इसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क आएगा। तो देखिए रेजिस्टिविटी जो होती है मटेरियल की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि वो जो तत्व है वो किस चीज़ से बना हुआ है। अगर उसके क्वालिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो उसके रेजिस्टिविटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है उसके साइज़ को कम होने पर रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, और इसके मोटा होने पे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस अलग चीज़ है। तो रेजिस्टिविटी अगर पूछा जाए और तत्व जो है वो चेंज ना हो, सेम ही रहे, तो चाहे आप कितने भी पार्ट्स में उसको डिवाइड करो, रेजिस्टिविटी हमेशा ही वही रहेगी। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो आपका ऑप्शन जो होगा पहला करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न पे यहाँ पूछा गया है, रेजिस्टेंस को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए रेजिस्टेंस जो होते हैं दो तरीके से, एक तो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और एक पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को तो वो बढ़ता है,
लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वो रेजिस्टेंस घटता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस जो होगा अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे होंगे तो वो घट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है 20 नंबर। ये पूछा गया है कि एक कॉइल है जिसमें 6 टर्न हो तो सिंगल टर्न की तुलना में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो देखिए कॉइल की बात करते हैं तो एक कॉइल है जिसमें 6 टर्न दिए गए हैं ऐसा बताया गया है, और एक कॉइल है जिसमें सिंगल ही टर्न है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखिए इसमें जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, जितने नंबर ऑफ कॉइल्स जो हैं बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ टाइम्स जो होगा उसमें फील्ड प्रोडक्शन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए 6 गुना ज़्यादा उसमें कॉइल बना हुआ है तो यहाँ पे 6 टाइम अधिक जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 21 नंबर। स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए एक सिंपल सा मतलब है, रिफ्रैक्शन की वजह से। लाइट जो होती है तारों से धरती पर आने में कई सारे माध्यमों से होकर गुजरती है, जिससे वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, बार बार कणों से टकराने के बाद वो रिफ्लेक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें तारे की जो प्रकाश है वो कभी ज़्यादा कभी कम आता हुआ प्रतीत होता है। इस तरीके से वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न जो है 22 नंबर, इसमें बोला गया है 2022 में सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं। तो देखिए अभी के टाइम पे जो सीएजी हैं यानी कि कंप्यूटरल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो जीसी मुर्मू है, और 148 नंबर जो आर्टिकल है इनसे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सीजीए से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन है अभी के टाइम पे। तो देखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो अभी के टाइम पे हैं वो सोनाली सिंह जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 23 नंबर, जिसे पूछा गया 25th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है, सीईसी है ना। तो देखिए अभी के टाइम पे राजीव कुमार जी हैं, आप इसे याद रखिए। अगला प्रश्न पूछा गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं या फिर जीवन जीने का अधिकार से संबंधित बात करते हैं, है ना, या गोपनीयता की बात करते हैं, है ना। तो ये सब आर्टिकल 21 में आता है और इसे आपको याद में रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसने जीता है। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और बताया जाता है कि 3 ऑप्शन दिए गए थे, 3 लोगों के नाम दिए गए थे, क्योंकि ये डिफरेंट फील्ड में दिया जाता है। तो वो कौन कौन से नाम दिए गए थे यहाँ पे तो डिटेल में है नहीं, तो आप अगर आपको पता है तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके इसको बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि 5R ग्रुप में कौन सा नहीं आता है। तो ऐसे ऑप्शन दिए गए थे रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रेनफोर्स। तो देखिए यहाँ पे रेनफोर्स नहीं आता है। 5R में जो आते हैं देखिए कौन कौन से आते हैं, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिवर्स, रिपर्पोज और रिसाइकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे पूछा गया था नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है। तो देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं, एक तो इनसे पॉल्यूशन होता है काफ़ी सारा, है ना, क्योंकि ये बायोडिग्रेड होते ही नहीं है, काफ़ी टाइम तक धरती में दबे रहते हैं, पानी में इकट्ठा होते रहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है। अगर इसे जलाया जाए तो ये इससे वायु प्रदूषण भी होता है। और आपने सुना होगा कभी कभी एनिमल जो होते हैं वो खा लेते हैं काफ़ी सारा पॉलीथीन, तो उनके पेट में काफ़ी सारा पॉलीथीन इकट्ठा होने की वजह से भी उनका डेथ हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होने वाले नुकसान हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया है मलबरी और शीशम कौन से जंगल में पाए जाते हैं। तो देखिए मलबरी और शीशम जो होते हैं वो पतझड़ वनों के वृक्ष होते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट जिसे बोलते हैं। वहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन होते हैं। तो इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इन सभी वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं उनके नाम आप जरूर याद रखें। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है 29। एग्जीक्यूटिव सिस्टम से संबंधित एक डायग्राम बनाया गया था एग्जीक्यूटिव सिस्टम का, जिसमें आप देखते हैं कि इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यहाँ से यूरेथ्रा इसमें कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर किडनी बनी होती है, ठीक है, और इस तरीके से पाइप लगी होती हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था यूरिन के फॉर्मेशन को लेकर के कि यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होता है और यूरिन का कलेक्शन कहाँ होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरिन का कलेक्शन जो होता है यहाँ पे ब्लैडर होता है वहाँ पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा गया है बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। तो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, है ना, उसके बौद्ध धर्म की संगतियाँ जो 4 संगतियाँ हैं, प्रथम संगति, द्वितीय संगति किस शासक के काल में हुई, कब हुई, और उसमें संरक्षण किसको प्रदान किया गया था, कहाँ पर हुई, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप जरूर इन्हें पढ़ करके जाएंगे। आगे जो क्वेश्चन नंबर 31 है इसमें पूछा गया है कि डायस्टोल से संबंधित से समय
डायस्टोल के समय हार्ट में क्या होता है, हृदय की बात करें तो देखिए सिस्टोल और डायस्टोल ये दो तरीके से होती हैं। सिस्टोल जब होता है तो हमारा जो ऊपर वाला होता है वो कॉन्ट्रास्ट होता है, और डायस्टोल में नीचे वाला पार्ट जो होता है हार्ट का वो कॉन्स्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे अगर बात करें डायस्टोल के टाइम पे होता क्या है, तो देखिए डायस्टोल के टाइम पे ब्लड जो होता है वो हमारे वेंट्रिकल में इंटर कर जाता है। ठीक है, आगे जो प्रश्न है, मुगलों ने पहला मॉडर्न सिटी कौन सा बनाया था, तो देखिए दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, इस तरीके से ऑप्शन आए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा फतेहपुर सीकरी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें पूछा गया था नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन है। तो देखिए नीति आयोग के अनुसार अगर पूछा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दिए थे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी। तो यहाँ पे बिहार जो है वो नीति आयोग के अनुसार सबसे गरीब देश माना जाता है। ठीक है, राज्य सॉरी। 34 नंबर प्रश्न यहाँ पूछा गया कि मध्य प्रदेश में पहला कमर्शियल बायोमास हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगाया गया है। देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा में जो सबसे पहला हाइड्रोजन प्लांट है वहाँ पे लगाया गया हुआ है। आगे जो 35 नंबर प्रश्न है इसे पूछा गया कि सबसे ज़्यादा धनात्मक धातु यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है। तो ऑप्शन थे सोडियम, कैल्शियम और सीजियम। तो यहाँ पे सीजियम जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शिफ्ट 2 के मैंने यहाँ पर कुल 35 प्रश्न जो हमें प्राप्त हुए थे उन सभी 35 प्रश्नों को यहाँ पे आपको मैंने सही करा दिया है। उम्मीद करता हूँ अगर आप शिफ्ट 2 में होंगे तो आपको ये सभी प्रश्न आपको दिखे होंगे, तो आप भी इनके सही आंसर इस तरीके से लगा करके आए होंगे। हम लास्ट में देखिए अटेम्प्ट्स की भी बात करेंगे, अभी आप बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि आपके लिए गुड अटेम्प्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, और कितने नंबर आपके सही होने चाहिए, आप सेफ अपने आप को मान सकते हैं। तो एट द लास्ट हम वो सब चीज़ें शेयर करेंगे यहाँ पर कि कितने कितने कैंडिडेट जो हैं कितना कितना नंबर यहाँ पे करके आ रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं कि मैथ वगैरह में कितने प्रश्न पूछे गए थे वो भी देखें, लेकिन 2 प्रश्न और है यहाँ पर, ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न और बच गए हैं। तो इनमें देखिए क्या है, राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ था ये पूछा गया था। तो देखिए 1963 में लागू किया गया था। इसके अलावा पूछा गया था 37 में इनमें से कौन सा गलत है ना। तो गलत पूछा गया था, इसमें क्या दिया गया है, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, प्लांट ग्रो टुवर्ड्स वाटर, यानी हाइड्रो से संबंधित वाटर होता है, तो जो प्लांट होते हैं जो पानी की तरफ ग्रो करते हैं उसे हाइड्रोट्रोपिज्म बोलते हैं। इसके अलावा जियोट्रोपिज्म बोला है, जिसमें बोला गया कि पोलन ग्रो टुवर्ड्स ओवल, तो ये गलत हो जाएगा, जियोट्रोपिज्म में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुल 37 प्रश्न हैं जो मैंने अभी कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ और रीजनिंग में किस तरीके से शिफ्ट 2 में प्रश्न पूछे गए थे, वो भी आप एक बार देख लीजिए। देखिए मैथ की बात करें तो यहाँ पर मैथ में जो है नंबर सिस्टम से लगभग 3 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा एचसीएफ और एलसीएम से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बोडामास से 3 से 4 प्रश्न हमेशा पूछे जा रहे हैं। टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रॉफिट लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। इसके अलावा स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की बात करें तो इसमें से 2 प्रश्न पूछे गए थे। एज प्रॉब्लम से 2 प्रश्न, डीआई से 3 प्रश्न, एवरेज से 1 प्रश्न, मीन और मीडियन से 1 प्रश्न, एवरेज से यहाँ पे 1 प्रश्न पूछा गया था। तो इस तरीके से 1-1, 2-2 प्रश्न हर एक चैप्टर से पूछे गए हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जहाँ से 3 से और 4 प्रश्न पूछे गए हैं। परसेंटेज की बात करते हैं तो यहाँ से 1, मेंसुरेशन से 2 प्रश्न पूछा गया है। ट्रिगोनोमेट्री से 1 प्रश्न, ज्योमेट्री से यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, अलजेब्रा से 1 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न यहाँ पे सभी टॉपिक से पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो देखिए रीजनिंग में जो है स्टेटमेंट जो होता है उससे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सिलोजिज्म से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट से 4 प्रश्न भी यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट यहीं पे हो रहा है क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट बना दिया जा रहा है। तो देखो अगर पूरे पेपर में देखा जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन ही है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाए जा रहे हैं, और कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट है। बाकी सारे प्रश्न जो हैं वो इजी ही बनाए जा रहे हैं। तो आपको किसी भी तरह का मैथ और रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अगर मैथ में कुल करके आ रहे हैं तो 1-2 प्रश्न आपको छूट जा रहा है तो कोई बात नहीं, उतना चलेगा, बट आप मोस्टली प्रश्न आप यहाँ पे सॉल्व करके आ सकते हैं मैथ और रीजनिंग में ही। और इसके अलावा साइंस की बात करें, जीके जीएस की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा के डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वहाँ भी आप कोशिश करिए कि आप तुक्का ना लगाएं, आप सही प्रश्न जो आपको आ रहा है सिर्फ वही प्रश्नों को करें ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे टॉपिक्स से पूछे गए हैं, जैसे इनइक्वालिटी से यहाँ पूछा गया है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज की बात करें तो यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। वेन डायग्राम से 1 प्रश्न पूछा गया। कैलेंडर से भी 1 प्रश्न यहाँ पूछा गया है। डायरेक्शन में 2 और क्लॉक से भी यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इतने सारे ये प्रश्न शिफ्ट 2 से हैं। तो अभी शिफ्ट 2 का ख़त्म हो चुका है।
अब देखिए शिफ्ट 3 की बारी है। काफ़ी सारा टाइम लग रहा है, बट आप पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आपका देखिए पेपर होने वाला है। कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न मैं जो आपको करा रहा हूँ, होने वाले आगे के आने वाले पेपर में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जिन भी कैंडिडेट के ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं, तो आप अपने आंसर को यहाँ से मिला भी सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही या फिर कितने प्रश्न गलत हुए हैं। तो हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तीनों शिफ्टों को एक में लाने का मकसद ये था कि आपको अलग अलग से बार बार चीज़ों को देखना नहीं होगा। एक ही वीडियो में आप सभी शिफ्ट के सभी प्रश्नों को आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक रहने वाला है। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ज़रूर, और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ उनसे संबंधित इन प्रश्नों को तो आपको याद करना ही करना है, लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें भी आपको जरूर पढ़ करके जाना है। जैसे देखिए बंधन बैंक से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया शिफ्ट 3 में कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए 2011, 12 और 15 यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे। अब बंधन बैंक की स्थापना मेरे ख्याल से जो है वो 2015 में शायद हुई थी, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप इसे ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में कितने बैंकों का विलय हुआ था। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंकों का यहाँ पे विलय हो गया था। तीसरे प्रश्न की बात करें तो देखिए यहाँ पूछा गया कि अनुच्छेद जो है वो 243 पंचायती राज किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया था। देखिए तो 243 ये जो है ना पंचायत की अवधि संबंधित है, जो कि आपको पता होगा पंचायत की जो अवधि है वो 5 वर्ष की होती है अगर वो विघटित ना हो। ठीक है, आगे प्रश्न पूछा गया चौथा नंबर, यहाँ पूछा गया था किसी लेंस की का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगी। देखिए पावर का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, आप इसे याद रखिए, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो फोकस होता है अगर वो सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप इसे 100 से भाग देकर के मीटर में चेंज कर लीजिए। तो और इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 डायोप्टर आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न है 5वां नंबर, इसमें बोला गया कि सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए सोडियम है और ये जल है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पूछा गया है जीन का लक्षण कौन सा नहीं है। अब देखिए जीन के बारे में पूछा गया, जो बॉडी में जीन पाए जाते हैं। तो देखिए जीन की वजह से ही जो हेरिडेटरी चीज़ें होती हैं हमारे अंदर आती हैं, फादर की और मदर की जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बच्चों में आती है। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें कलर ब्लाइंडनेस की, तो वो भी जीन की वजह से ही होता है। हेयर के कलर, आइज़ के कलर, स्किन कलर, है ना, ये सब कुछ जीन की वजह से ही ट्रांसफॉर्म होते हैं। तो अब ऑप्शन कैसा दिया गया था आप इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे प्रश्न है यहाँ पे 7वां नंबर, इसमें पूछा गया कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। उत्सर्जी अंग क्या होता है, जो हमारे बॉडी से किसी भी तरह का वेस्ट जो है वो बाहर निकाल रहा हो। जैसे कि हमारे स्किन भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग होते हैं जिससे पसीना बाहर निकलता है। बड़ी आंत से जो होते हैं फैसेज बाहर निकलते हैं। फेफड़े से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन छोटी आंत जो होती है एक पाचक ग्रंथि होती है, जो हमारे द्वारा खाए गए जो भी पदार्थ होते हैं उनको पचाने का और उससे अवशोषण करने का काम करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बांध पुनर्वास कब लागू हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो बांध पुनर्वास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, पता नहीं ये एग्जैक्टली प्रश्न क्या था, इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। तो आप इसे अगर आपको पता है तो डेफिनेटली कमेंट में आप मुझे करिएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं। तो देखिए फिलहाल में देखा जाए तो 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर ओरिजिनल की बात करते हैं संविधान में हम, तो वहाँ पर 22 भाग होते हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे 25 हैं और ओरिजिनली यहाँ पे कितने थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी पहले। ठीक है, जो बढ़ करके 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यह पूछा गया है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट कैसा होना चाहिए। देखिए बल्ब का जो फिलामेंट है उसकी प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए, क्योंकि देखो बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है तो ये हीट होता है और हीट होने की वजह से वो चमकता है, जिसकी वजह से हमें प्रकाश मिलता है। अगर इसकी प्रतिरोधकता उच्च रहेगी तभी ये गर्म भी होगा और गलनांक उच्च होना चाहिए, वरना ये बहुत जल्दी गल जाएगा। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आगे जो प्रश्न है 12 नंबर, इसमें पूछा गया है 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में कितने शहर में होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर होगा, 6 शहरों में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है कौन से पौधा के जड़ से नया पौधा निकल जाता है। तो देखिए ब्रायोफाइलम जो पौधा होते हैं उनके जड़ों से नए पौधे निकल जाते हैं। तो नागफनी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, इसमें पूछा गया C3H8 C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस कितना है, वो पूछा गया था और गुण कैसा है। तो देखिए C3 और H8 की बात करें तो ये दोनों ही लगभग एक ही गुण वाले हैं, CnH2n+2 से संबंधित रखते हैं। 3 और 3 दूना के 6 प्लस 2 और C2 में 2 दूना के 4 और 6, तो ये दोनों का गुण तो समान ही है। डिफरेंस की अगर बात करें तो देखिए इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो CH2 का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर पूछा गया है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज किस फॉर्म में संचित रहते हैं। तो देखिए पौधों में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की बात करें तो स्टार्च के फॉर्म में संचित रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि पिट वैल्यू क्या लिखा गया, वैल्यू मिलान करें, है ना। यहाँ पे पीएच वैल्यू मिलान करने की बात करिए, पीएच वैल्यू। तो देखिए नींबू की जो पीएच वैल्यू होती है 2.5 होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो 14 होती है। आपको पता होगा पीएच वैल्यू में 7 से नीचे के जो होते हैं जैसे 6, 4, 5, 3, 2, 1 ये होते हैं अम्लीय। ठीक है, वहीं 7 से ऊपर की बात करें जैसे 8, 9, 10 ये सब होते हैं क्षारीय। तो अम्लीय जो भी ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl या फिर ह्यूमन ब्लड की बात करें हम, है ना, तो इन सब के पीएच मान कितने होते हैं वो आप जरूर याद करके जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि हीट एनर्जी का यूनिट इनमें से कौन सा नहीं है। हीट एनर्जी, क्योंकि हीट भी एक तरीके की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा को हम जूल और कैलोरी में तो ऑलरेडी ही नापते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बचता है, किलोवाट आवर्स एंड वाट सेकेंड में। तो देखिए वाट सेकेंड जो होता है वो एनर्जी का यूनिट नहीं होता है, किलोवाट आवर भी पावर का होता है, तो ये भी एक एनर्जी है। तो यहाँ पर भी ये सब सही हो जाएंगे, बस वाट आवर सेकेंड जो है वो नहीं होगा। ठीक है, आगे जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा गया है साउथ एशिया में भारत की भूमिका कितना प्रतिशत है। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में बात करें तो भारत की जो भूमि है उसका प्रतिशत 2.4% है। अब एग्जैक्टली ये पूरे भारत का पूरे दुनिया में पूछा गया था, पूरे अर्थ के सरफेस का, या फिर सिर्फ साउथ एशिया में पूछा गया था। तो साउथ एशिया में कितना होगा उसका परसेंटेज आपको देखना होगा। ठीक है, तो वो आपको करेक्ट करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें लिखा गया परमाणु त्रिज्या सबसे ज़्यादा किसका है। देखिए परमाणु त्रिज्या की बात करें यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में, तो सबसे ज़्यादा आयोडीन का होता है। जिसके जितने ज़्यादा एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ में, वो उतने ही ज़्यादा उनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। साइंस से प्रश्न काफ़ी अच्छे पूछे जा रहे हैं, आप इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप ज़रूर इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ के जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि -0.5 मैग्नीफिकेशन है, तो इमेज कैसा होगा, है ना। देखिए नेगेटिव है पहली बात तो, और 0.5 है मतलब इसका वैल्यू जो है वो 1 से छोटा है, तो कहीं ना कहीं वस्तु से छोटा बनेगा, और नेगेटिव होने की वजह से ये उल्टा भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि एनिमेशन एंड गेमिंग किस स्टेट ने शुरू किया है। तो देखिए हरियाणा और कर्नाटक ऑप्शन में ऐसे थे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया 22 नंबर, 2 रेजिस्टेंस 3 ओम और 4 ओम को सीरीज में लगाया गया और वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो 4R रेजिस्टेंस के पास करंट कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाया गया है, और जब सीरीज में लगाया गया है तो वोल्ट जो होता है वो भले ही कम हो जाता है, लेकिन धारा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसके फॉर्मूले से अगर सॉल्व करें तो देखिए आर की जो वैल्यू होगी 3 ओम और 4 ओम कुल 7 ओम हो जाएगी, और V इक्वल्स टू आई आर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो V इक्वल्स टू आई आर जो फॉर्मूला है, इसमें अगर हम I इक्वल्स लिख तो V/R लिख सकते हैं, और यहाँ पे वोल्ट जो है 5 है, और जो रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया वो 7 ओम फाइंड किया, तो यहाँ पे जो हमारा आया 0.71 ओम। तो ये जो 0.7 ओम की बात करें तो चाहे 3 रजिस्टर के बाद ओम के रेजिस्टेंस के बाद पूछे, चाहे 4 ओम रेजिस्टेंस के बाद पूछे, करंट हर जगह समान ही रहेगा, वोल्टेज में डिफरेंस आ जाएगी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, इसमें पूछा गया कि एक वायर में करंट पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो पूर्व से देखने पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा, ऐसा पूछा गया था। तो देखिए ये क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, आपका आंसर 23 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपुरा में 1990 में राजभाषा क्या थी। देखिए काफ़ी डीपली प्रश्न पूछा गया है कि त्रिपुरा में 1990 में वहाँ की राजभाषा क्या थी, ये पूछा गया है। तो देखिए वहाँ की राजभाषा जो है वो कोक बोरोक थी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 25, भारत ने अपना पहला गणतंत्र कब मनाया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 1950 में 26 जनवरी 1950 को हमने सबसे पहला अपना
गणतंत्र दिवस मनाया था। ठीक है, आगे प्रश्न है 26 नंबर, कंडक्टर किस नियम पर कार्य करता है? तो देखिए कंडक्टर की बात करें तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड के रूल के नियम पे कार्य करता है। इसके अलावा और देखें तो देखिए इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है वो भी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम काम करता है, और इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो फ्लेमिंग के राइट हैंड के नियम से काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, बात करते हैं कार्बन सभी अन्य धातु। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो साइंटिस्ट है ना उनके नियमों से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इन सभी नियमों से ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट करिएगा वीडियो बनाने के लिए कि इन नियमों के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, और इनसे संबंधित जो मशीन्स हैं जो चलती हैं उनके आधार पर उनके बारे में भी थोड़े से प्रिंसिपल आपको मैं उसमें समझा दूंगा, तो आपके लिए आगे के पेपर में सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कमेंट आप ज़रूर मुझे करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, कार्बन सभी अन्य धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बना लेता है, कैसे? तो देखिए कार्बन के काफ़ी सारे अपरूप होते हैं, जैसे अगर हम हीरा की बात करें, इसके अलावा ग्रेफाइट की बात करें, इसके बाद अगर हम देखें तो फ्लोरेसेंट एक होता है उसकी बात करें, तो ये सब क्या है, ही कार्बन के अपरूप ही तो हैं। तो काफ़ी सारे अपरूप होने की वजह से कार्बन जो होता है वो बहुत सारे चीज़ों के साथ अभिक्रिया कर पाता है। कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये भी सही है, कार्बन जो है कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया 28 नंबर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में क्या गलत है, ये पूछा गया था। तो देखिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पूछा, गंध आती है, लैंडफिल में काम आता है, सॉइल का रिप्लेस करता है। तो देखिए ये तीनों ही सही हैं, क्या गलत होगा वो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा जो गलत होगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन पूछा गया 29 नंबर, पौधे का श्वसन दर अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा? देखिए श्वसन दर यानी कि रेस्पिरेशन की बात करती है। रेस्पिरेशन में होता क्या कि पौधे जो होते हैं अपने पत्तियों के द्वारा जो उनके अंदर जो जल आता रहता है उसको बाहर की तरफ वेपर के थ्रू में निकाल देते हैं। तो रेस्पिरेशन की दर अगर बहुत ज़्यादा होगी तो इनके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पानी की कमी की होने से पौधे सूख जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। देखिए तारे टिमटिमाते हैं, ऐसा प्रश्न शिफ्ट 2 में पूछा गया था, और ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं ये शिफ्ट में पूछा गया है। तो आप ये मिला सकते हो कि कहीं ना कहीं शिफ्ट वाइज जो प्रश्न है वो को रिलेट कर रहे हैं, कभी कभी रिपीट भी कर रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के प्रश्न जो है वो रिपीट करते रहेंगे। इसलिए एनालिसिस को देखना काफ़ी ज़रूरी है, हर दिन के एनालिसिस को आप देखिए करिए। मैं डेली इसी बेसिस पे सारे प्रश्नों को लेकर के आता रहूँगा, आप ज़रूर इस पे बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा वैसे ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल आइकन अगर आप दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहेगा। तो देखिए अगर ग्रहों को टिमटिमाने की बात करते हैं तो ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? देखिए ग्रहों से आने वाली जो प्रकाश होती है, पहली बात तो ग्रह जो होते हैं वो पृथ्वी के नज़दीक हैं काफ़ी। ठीक है, दूसरी बात ग्रहों के ऊपर जो चमक होती है वो सूर्य के प्रकाश के परिवर्तन की वजह से होती है, इस वजह से ये टिमटिमाते नहीं है, बल्कि हमें एक गोल पिंड के जैसा ये हमें दिखाई देते रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे चिपको आंदोलन से पूछा गया था कि चिपको आंदोलन में कौन कथन गलत है? तो यहाँ पर एक ऑप्शन था, यह हिंसक आंदोलन था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। चिपको आंदोलन में क्या होता था कि चिपको आंदोलन में जो लोग थे वो पेड़ों के पास यहाँ पे चिपक जाते थे और बोला जाते थे कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटो। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया अभियान था, काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर मैंने सभी तीनों शिफ्ट के लगभग जो क्वेश्चन थे जो मुझे मिल पाए वो सही प्रश्न मैं यानी यहाँ पे कराया, और उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। आने वाली परीक्षाओं में इनसे आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आने वाली चीज़ों में आप इन्हें देख सकें। अब हम बात करते हैं मैथ को लेकर के। देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ प्रश्न हैं, मेरे ख्याल से 3 प्रश्न, आप उनको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कुछ 3 प्रश्नों की बात करें तो देखिए 3 प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो संवाद होता है वो किस आर्टिकल के तहत में होता है? तो देखिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करें तो आर्टिकल 74 के संबंधित जो राष्ट्रपति के अधिकार होता है कि वो मंत्री परिषद से संवाद कर सकता है, उसे सलाह ले सकता है। वहीं अगर हम 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन से चर्च का मिलान गलत है? तो देखो चर्च से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अभी तक आपने देखा होगा मंदिरों से प्रश्न पूछा जाता था कि कौन सा मंदिर कहाँ पर है, बट इस बार चर्च से पूछा गया, तो कहीं ना कहीं पेपर को थोड़ा सा मॉडरेट बनाने की कोशिश की गई है। हालांकि ये माना जाए तो डिफ़िकल्ट प्रश्न में भी ये हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे बेसिलिका बॉम चर्च जो है वो गोवा में है, और वहीं सांता क्रूज बेसिलिका चर्च जो है वो केरल में है। इसके अलावा 2 ऑप्शन और थे, वो क्या थे वो हमें नहीं पता है।
आपको अगर पता है तो ऑप्शन में ज़रूर आप कमेंट करिएगा। ठीक है। 34 नंबर यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जो नदी बहते हुए जब मुहाने पर का रूप बदल लेती है तो क्या कहलाती है? तो देखिए उसे मेंडर बोलते हैं। देखिए नदी जब होती है ऐसे बहते बहते ऐसे इस तरीके से बहने लगती है काफ़ी सारा, तो काफ़ी सारे मुहाने होते हैं और मुहाने पर जब ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं तो ये जो एरिया है वो वापस कट जाता है। ठीक है। तो जब ये एरिया ऐसे बना तो इसे मेंडर बोलते हैं, और जब ये कट जाता है तो इसे हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। ठीक है। तो इस नदियों के संरचनाओं के ऊपर भी प्रश्न यहाँ पे से पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर पीरियड में रिएक्टिविटी पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए लेफ्ट से अगर आप राइट की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है वो बढ़ने लगती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये कुल मिलाकर के 35 प्रश्न शिफ्ट 3 से मैंने कराए, और ये सभी प्रश्न अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब देखिए मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए सभी शिफ्टों में लगभग एक ही जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन में 3 से 4, नंबर ऑफ सिस्टम में 3 क्वेश्चन, एचसीएफ एलसीएम में 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क में यहाँ भी 1 क्वेश्चन पूछा गया, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन। इसी तरह से आप देखें तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे टच करने की लगभग कोशिश की गई है। चलिए अब बात करते हैं कि जो भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की बात करते हैं, तो कितने ज़्यादा आपका अटैम्प्ट्स होने चाहिए ताकि आप अपने आप को सिक्योर समझें। देखिए जितने भी स्टूडेंट से बात करी गई है ना, तो अभी तक जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वो 82 से लेकर के 85 तक मैक्सिमम अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। अब ये अटैम्प्ट में उनके काफ़ी सारे प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। वहीं एवरेज अटैम्प्ट की बात करें तो देखिए एवरेज अटैम्प्ट में जो स्टूडेंट है ना, वो 70 से लेकर के 80 तक कर रहे हैं। ये एक एवरेज अटैम्प्ट माना है, मतलब ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं 70 से 80 के बीच में, मतलब 70, 71, 72 ऐसे 70 से 80 के बीच में ज़्यादातर कैंडिडेट हैं। और बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ के जो कैंडिडेट हैं, जैसे ST ST के कैंडिडेट हैं, अगर बात करें कम्युनिटीज़ में, जैसे कि अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें, तो ऐसे लोग भी यहाँ पे अटैम्प्ट जो है वो 60, 65 नियर अबाउट ऐसे भी अटैम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आपका अगर सेफ्ट अटैम्प्ट की बात करें तो अगर आप 80 के अप्रॉक्स में आप करके आ रहे हो, 75 से ऊपर, ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत होगी। अगर आप 75 क्वेश्चन करके आ रहे हैं और आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक्यूरेसी काफ़ी सारी अच्छे से, यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होंगे तो आप अच्छी खासी अगर 75 और 80 तक आप प्रश्न करके आ रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, मतलब 95% तक की एक्यूरेसी आप मेंटेन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप अच्छा करके आएंगे। दूसरी चीज़ एक प्रॉफिट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगभग 50% कैंडिडेट ही यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, है ना। अभी पेपर में भी आया था आरआरबी चेन्नई की तरफ से कि वहाँ पे 49% लगभग कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अटेंडेंस जो है वो काफ़ी कम जा रही है। ऐसे में यहाँ पे नंबर ऑफ़ कट ऑफ भी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। तो एक एवरेज स्कोर आप लेके चलिए, 75 से 80 तक के बीच का अटैम्प्ट आप करिए। ठीक है, नॉर्मली आप इसको सही करने की कोशिश करिए। अगर आप 75 से कम भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 70 ही कर रहे हैं, तो कम से कम आप एक्यूरेसी आप मेंटेन करिए। यहाँ पे 95 से ऊपर की एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे तो ये भी आपके लिए एक बढ़िया अटैम्प्ट रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आप इसे अभी आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली जितनी भी सारी डेट्स में एग्ज़ाम होंगी वो सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम को हम इसी तरीके से एनालिसिस करते रहेंगे और आपके डाउट को क्लियर करते रहेंगे। बाकी अगर आपको कोई भी अगले शिफ्टों में पेपर है और आप चाहते हैं अपने प्रश्नों को शेयर करना, तो ज़रूर आप मुझे शेयर करिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे आप यहाँ पे सब्सक्राइब करके आगे मुझे क्वेश्चन फॉरवर्ड करते रहिए। चलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।